हेलो गाइस, कैसे हो? लेट्स स्टडी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ अर्थव्यवस्था का चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग। सबसे पहले अवलोकन कर लेते हैं कि इस पाठ में हम किस चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा। तो देखिए, अवलोकन में संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पे दायित्व से अधिक परिसंपत्तियों के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। यहाँ पर जो देश की जनसंख्या है, जिसको हम देश का एक जनसमूह बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि देश की जनसंख्या एक दायित्व ही नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम देश की जनसंख्या को कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं या देश की जनसंख्या के लिए हम क्या क्या करें। ये हमारा दायित्व है कि इसको अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य या इसको अरेंजमेंट करने के लिए इसको क्या क्या ऐसे कदम उठाए जाएं। तो इसको दायित्व ही ना समझे, बल्कि इस देश की जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में भी आप समझे कि ये देश की जनसंख्या, देश के लोग एक संसाधन हैं और इस संसाधन को हम अच्छी शिक्षा, प्रशिक्षण और ये देखिए अच्छी शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश करके वहाँ पर जो जनसंख्या है, उसको हम मानव पूंजी में बदल देते हैं। मानव पूंजी कैसे? मतलब यही जनसंख्या जब क्वालिटी वाली जनसंख्या हो जाएगी, यही जो लोग हो जाएंगे उनमें जो क्वालिटी आ जाएगी, किसमें अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग और बेहतर मेडिकल सुविधा के बाद में तो एक मानव पूंजी का निर्माण हो जाएगी। और ये मानव पूंजी वास्तव में क्या है? स्किल्स और प्रोडक्शन का एक स्टॉक है जो देश के काम आता है कहीं ना कहीं। ये मानव ही एक फिर क्या बन जाएगा? मानव पूंजी बन जाएगा, जिसके अंदर क्या रहेंगे? अच्छे स्किल्स रहेंगे और प्रोडक्शन का एक स्टॉक रहेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें हम इसका परिचय करते हैं। ये परिचय में देखिए, सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि संसाधन के रूप में लोग, अगर संसाधन के रूप में लोगों को देखेंगे तो संसाधन के अंदर हम उन लोगों को काउंट करते हैं। देश में जनसंख्या में तो सभी को हमने इंक्लूड कर लिया। अब उस जनसंख्या में वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि रिसोर्स में काउंट होंगे या संसाधन में काउंट होंगे? तो वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आपको कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य यानी ऐसे किसी एक्टिविटी में संलग्न हैं, इंक्लूड हैं, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, इवन आपकी खेती बाड़ी से संबंधित हो, बिजनेस की हो, सर्विसेज की हो, कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें भी लोग काम कर रहे हैं, वो सभी जो देश की, उसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। तो जो कार्यशील जनसंख्या देश की, वो जनसंख्या यहाँ पर क्या कहलाती है? रिसोर्स। वो एक संसाधन है, मानव संसाधन है वो। तो उसकी बात हो रही है। और यही मानव संसाधन क्या करता है? अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन के पहलू से, ये जो मानव संसाधन है ये देश की सकल राष्ट्रीय उत्पादन में, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में, उसके सृजन में कहीं ना कहीं यह मानव संसाधन काफ़ी योगदान देता है, बेहतर योगदान देता है। अब बात करते हैं एक मानव संसाधन इस इतना बेहतर कैसे हो सकता है भौतिक पूंजी से। तो वो बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे भौतिक पूंजी क्या होती है? भौतिक पूंजी से तो हम देश का निर्माण करते ही हैं। भौतिक पूंजी का जैसे अलग अलग जगहों में अच्छे अच्छे इन इंस्टीट्यूट में आप पैसे लगा रहे हैं, या भौतिक पूंजी। और भौतिक पूंजी में किसको काउंट करेंगे? जैसे ज़मीन हुई, ज़मीन के अंदर खाद बीज हुए। तो ये किसान अगर अपनी ज़मीन में इन्वेस्ट करता है, बहुत ज़मीन को ख़रीदता है, फिर उसमें खाद बीज लगाता है, ये इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये क्या है? ये जो सारा इन्वेस्टमेंट है ये भौतिक इन्वेस्टमेंट है, भौतिक पूंजी है। तो उससे वो अच्छी आय प्राप्त करता है। पर ये एक बात आपको गौर करने वाली बात है कि आपने ज़मीन के अंदर या फिर आपने किसी बिजनेस में आपने पैसे लगा दिए, आपने वहाँ पर अच्छी अच्छी जगह पे उसको स्थापित कर दिया, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ आपने कर दी, पर इन सब चीज़ों को अवेल कौन करेगा? उनका उपयोग कौन करेगा? एक व्यक्ति तो करेगा। और वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? अगर वो व्यक्ति अनपढ़, आपने किसी को, ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जो अशिक्षित है, अनट्रेंड है, तो क्या वो उस कंपनी या उस बिज़नेस को आगे तक ले जाएगा? नहीं, वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो फिर उसके लिए कैसा? उसके लिए भी एक एजुकेटेड ट्रेंड पर्सन चाहिए जो कि उस इन्वेस्टमेंट किए हुए बिजनेस को आगे और भी बुलंदियों तक ले जा सके। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? भौतिक इन्वेस्टमेंट हुआ या फिर मानव संसाधन में जो इन्वेस्टमेंट है वो?
यहाँ इम्पोर्टेंट हुआ मानव संसाधन में। अगर एक अच्छा व्यक्ति होगा ना तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगा और वो और भी अच्छा बिजनेस कर सकता है। इसलिए जनसंख्या जो संसाधन है या जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है या मानव पूंजी बोल सकते हैं, यहाँ पर ये वर्ड मानव पूंजी के रूप में बार बार यहाँ पर आएगा, हमारे सामने उल्लेख करेंगे। तो मानव पूंजी बेहतर है किसके प्रति? भौतिक पूंजी से बेहतर। अभी आप देखिए यहाँ पर कुछ कार्टून दे रखे हैं। अब उन कार्टून को अगर हम जल्दी से देखेंगे तो कार्टून में देखिए एक लड़की बोल रही है मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? तो उधर सामने से दूसरा स्टूडेंट बोल रहा, लड़का है जो, कि यह उससे अधिक है या उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है? ये मतलब क्वेरी है आपके दिमाग में, जैसे हम पढ़ाते हैं तो आपके दिमाग में आती है। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर कार्टून के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट कर रखा कि बच्चे ये समझना चाह रहे हैं कि ये मानव संसाधन क्या है। जैसे भूमि होता है, श्रम होता है, ये संसाधन उन्हीं की तरह होता है या उनसे अधिक है? या फिर ये मानव पूंजी क्या है? जैसे हम रुपया, पैसा, डॉलर होता है उसी के समान होती है क्या? तो इन सब के क्वेरी के यहाँ पर आंसर है इस लेसन के अंदर। तो आगे देखते हैं हम। तो मानव पूंजी में निवेश हम कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए मानव पूंजी है क्या है और मानव पूंजी कब बनती है। क्या कि एक व्यक्ति या जनसंख्या के अंदर अगर हम शिक्षा, यहाँ पर देखिए, अगर हम शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा क्या करते हैं, एक व्यक्ति में या जनसंख्या में निवेश करके, उसको मानव पूंजी में निवेश करके हम उसको शिक्षित और बेहतर प्रशिक्षित लोगों का एक समाज बना सकते हैं। और वो है भौतिक पूंजी। जैसे भौतिक पूंजी पैसे लगाते हैं, उससे अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो अगर ऐसा इन्वेस्ट करेंगे हम लोगों के अंदर, जनसंख्या के अंदर, तो वो भी हमें अच्छे बेनिफिट्स देगा, अच्छे फल देगा, प्रतिफल देगा भविष्य में। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा। देखिए मानव पूंजी क्या है, जिसकी बात हो रही थी बार बार। मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी यही है, जब हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया तो आपके सामने मानव पूंजी यानी मानव पैसा, मानव पैसे के रूप में कैसे होगा? एक अच्छा व्यक्ति पैसों से भी बेहतर होता है। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में, हम या तो डॉक्टर को मानव पूंजी मान रहे हैं, टीचर को मान रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ हो सकते हैं। वकील हो सकता है, लॉयर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, एक अच्छा दुकानदार हो सकता है। वो भी मानव पूंजी है एक तरीके से, जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की गई है किसके द्वारा? शिक्षा के थ्रू, और एक मानव पूंजी बनी है। और कहीं ना कहीं वो देश की तरक्की में या अपने घर, समाज, देश की तरक्की में कहीं ना कहीं वो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही योगदान दे, पर कहीं ना कहीं अच्छे फल प्राप्त करती है और देश को अच्छे रिजल्ट्स देती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे अगर इन में अगर आगे बात करते हैं तो हम देखते हैं, कुछ चर्चा करते हैं यहाँ पर, इसको आपको समझाने के लिए कि क्या मानव पूंजी होती है, कैसे एक जनसंख्या, एक समाज के अंदर, एक देश के अंदर शिक्षा का महत्व है, एक कैसे एक शिक्षित व्यक्ति एक अच्छे समाज का, एक अच्छे परिवार का और एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। तो उसके लिए आपको ये दो बच्चों की कहानी है यहाँ पर। एक शक्ल है, इसमें देखिए एक शक्ल की कहानी है, और आगे देखेंगे एक कहानी है विलास की कहानी। ये दो परिवार हैं, शक्ल और विलास, उनकी कहानियाँ हैं। और साथ में आप देखेंगे कि ये कहानी को यहाँ पर दो में, अभी मैं आपको आपके सामने एक ड्राइंग दिख रही है, एक कार्टून बनाया हुआ, तो उसमें देखिए ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पर, ये है शक्ल और ये है विलास। और ये इन दोनों की बचपन की फ़ोटो। शक्ल अपनी माँ के साथ कुछ काम कर रहा है, विलास स्कूल में जा रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि शक्ल कौन है। ये है, हो गया, अगर हम इसको लगाएं, ये हो गया शक्ल, ये शक्ल है, ये है विलास। तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ ये क्या क्या कहानी है। कि शक्ल है, शक्ल एक ऐसा लड़का है जो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता था। दोनों ही एक ही गांव के बच्चे हैं, बट शक्ल अपने माँ बाप के वहाँ पर रहता था, तो वहाँ पर ये घर के काम में भी हाथ बटाता था, साथ साथ में ये पढ़ता भी था। बट ये पढ़ाई में इसकी इतनी अधिक रुचि थी, पर घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे, वो गरीब परिवार से थे गाँव में, और वो इतने पैसे नहीं कि इसको आगे पढ़ा सके, क्योंकि आप इनके गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि मैट्रिक तक से ऊपर पढ़ा हो या माध्यमिक शिक्षा से ऊपर पढ़ा हो। इनका एक चाचा था तो 10वीं तक पढ़ाई की हुई थी। शक्ल की बात कर रहे हैं हम, देखिएगा ये शक्ल, तो इतनी पढ़ाई की थी।
तो फिर भी इनके घर वालों ने अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देने के लिए क्या किया, कहीं से भी कर्जा लेके ज़मीन बेच बाच के अपने बच्चे को फिर मैट्रिक से ज़्यादा सीनियर सेकेंडरी जिसको हम बोलते हैं उच्च माध्यमिक की शिक्षा प्रदान की, और शहर में भेजा, वहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई करवाई, जिससे शक्ल देखो आपके सामने रिजल्ट है, अच्छा वेल ड्रेस दिख रहा, मतलब इसने अच्छी नौकरी प्राप्त की, अच्छी नौकरी, पैसे कमाए और उनसे अपने परिवार की स्थिति को सुधारा, परिवार की स्थिति को सुधार के और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अपने गांव के अंदर लाया, जिससे इसका गांव सुधरा, इसका समाज सुधरा, और कहीं ना कहीं उसका अप्रत्यक्ष रूप से फ़र्क उसके देश पे भी पड़ा। उसके जस्ट अपोजिट में क्या था, ये भी एक गरीब परिवार था, कौन, विलास का, और विलास की माँ वहीं पास के तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ती थी, और उसके माँ का सहायता कौन करता था, विलास करता था। बट विलास की एक सबसे बड़ी चीज़ अलग थी, शक्ल, जो विलास था, शक्ल क्या करता था, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता था, इसलिए घर वालों ने थोड़ा ध्यान दिया। विलास पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, साथ में उसके घर वाले भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिए, उन्होंने एजुकेशन का इतना महत्व नहीं समझा, और विलास अपने घर वालों के साथ ही वही मछली का काम करता रहा, और बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, उसने पढ़ाई छोड़ दी, इतना पढ़ाई नहीं कर पाया। तो नतीजा ये हुआ कि आज भी विलास की वही कंडीशन है जो उसके घर वाले थे, उनके परिवार वैसी की वैसी स्थिति है, और वो उतना ही कमा पाता, 30-40 रुपये दिन के, तो उसने न तो अपने घर को सुधारा, उसकी स्थिति वैसी की वैसी है जैसे उनके पिताजी की थी। तो उसका योगदान, अगर उसमें उसको अच्छी शिक्षा दी होती, शिक्षा का अच्छा इन्वेस्टमेंट होता उसके ऊपर, उसके घर वाले करते कैसे भी करके, अच्छी ट्रेनिंग मिलती, तो वो भी कहीं ना कहीं शक्ल की तरह अच्छी जॉब प्राप्त करता, समाज का और अपने देश का सुधारने में, देश को, अच्छे देश की प्रोग्रेस में सहायक होता। तो ये दो चीज़ें डिफरेंस ये थी कि एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग कैसे एक देश में और एक समाज को बदल सकती है, कितनी बड़ी ताकत है। इन दो कहानियों के माध्यम से आपको ये समझाया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको इन दोनों कहानियों से कुछ एक आइडिया आया हुआ होगा कि कैसे एजुकेशन, कैसे एक अच्छी ट्रेनिंग और कैसे एक मेडिकल फैसिलिटी अपने देश में, देश को डेवलप करने में, अपने समाज को, अपने परिवार को डेवलप करने में कैसे सहायक होती है। और यही मानव पूंजी है। ये जो शुरू में एजुकेशन पैसा लिया, ये जो सब कुछ लिया, एजुकेशन दिलाई, ट्रेनिंग दिया, ये एक इन्वेस्टमेंट था, किसमें था, मानव संसाधन में। मानव, और मानव कौन है यहाँ पर देखिए, व्यक्ति कौन है, सकल विलास, इन दोनों में इन्वेस्टमेंट किया गया, एक में किया गया, एक में नहीं किया गया। जिसमें किया गया वही फिर एक मानव पूंजी का निर्माण किया। मानव पूंजी क्या बना, एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छी नौकरी प्राप्त किया, वो नौकरी उसकी क्या थी, मानव पूंजी थी, और वो मानव पूंजी कहीं ना कहीं काम आई देश के। यही डिफरेंस है, इसी की बात हो रही है। ये जो नीचे जो जितने भी दे रखे हैं, ये सब चीज़ें वही चीज़ है, उसी के बारे में बता रहे हैं जो मैंने आपको इस दोनों कहानियों के माध्यम से बताया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप हैं। ये क्रियाकलाप वही हैं जो आप अपने आमने सामने देखते हो, अपने आसपास देखते हो, अपने घर परिवार समाज में देखते हो, रोज़ाना देखते हो, जो भी एक्टिविटी होती हैं, लोग काम करते रहते हैं, या फिर आप मार्केट में, सिटी में जाते हो, वही है। एक्चुअली इनके बारे में आपने 6 क्लास 7th क्लास 8th में पढ़ा होगा कि आपने वहाँ पर हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर वही बात हुई, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्राथमिक में क्या होता है, जो कार्य हम डायरेक्ट करते हैं, खेतों में करते हैं, किसान वगैरह जो काम करता है, प्राथमिक की बात हुई थी। द्वितीयक, जो प्राथमिक से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको मॉडिफाइड करके हम द्वितीयक में लेके जाते हैं। द्वितीय जैसे बिजनेसमैन होते हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह, ये सब द्वितीय में आते हैं। तृतीय में क्या आते हैं, टर्सरी में उस एक्टिविटी को शामिल करते हैं जो हाई एक्टिविटी होती है, जैसे उच्च सेवाएं होते हैं, बिजनेस होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, या देश की सिविल सर्विस वगैरह होती हैं। ये सब किस में आती हैं, ये तृतीय सेवाओं में आती हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है जो कि आपने पहले पढ़ रखा है अच्छे से। अभी हम इसी में आगे जाते हैं। देखिए एक ये बीच में चलते चलते ड्राइंग देख लेते हैं। सर्किल में देखिए उन्हीं को दिखा रखा जो मैंने आपको साफ साफ बताया। ये जो पहले एक्टिविटी है किसान ने देखा, ये कौन सी है, प्राइमरी एक्टिविटी। ये दूसरी फैक्ट्रियाँ कुछ दिखाई दे रखी हैं आपको, ये हैं किस में, सेकेंडरी एक्टिविटी में। और थर्ड में ये बड़े हाई बिजनेस हैं जो किसी अदर कंट्री के साथ भी हम करते हैं, जैसे ये पोर्ट वगैरह है, बंदरगाह है, यहाँ से बिजनेस होता है, देश से देश के मध्य, बिटवीन 2 कंट्री वगैरह। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ में। ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, ये टर्सरी एक्टिविटीज़ यानी तृतीय। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभी नेक्स्ट में हम देखते हैं इसमें ये कुछ क्रियाकलाप हैं जो वही क्रियाकलाप हैं जो कि कोई मछली बेचता है, कोई प्राइवेट फर्म में काम करता है, कोई किसी गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई अपना खुद का भी व्यवसाय करता है।
उन्हीं के बारे में ये सब कुछ दे रखे हैं। अभी हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या की गुणवत्ता, जैसे क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी की हम बात करते हैं तो ये क्वालिटी कैसे आई, कौन सी चीज़ है जो उसकी क्वालिटी को निर्धारित करती है। तो अगर हम जनसंख्या की क्वालिटी की बात करते हैं तो जनसंख्या की क्वालिटी डिपेंड करती है उस जनसंख्या की, ये देखिए साफ साफ लिख रखा, इस उस जनसंख्या की साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल पर निर्भर करती है। अगर भारत देश की बात करें तो अगर भारत देश की जनसंख्या की हम क्वालिटी देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत देश की जनसंख्या में कितने परसेंट लोग, कितने भारतीय ऐसे हैं जो साक्षर हैं, जिन जो एजुकेटेड हैं, साक्षर हैं। फिर दूसरी चीज़ हम देखेंगे क्वालिटी में किसको काउंट करेंगे, उसके लिए देखेंगे जीवन प्रत्याशा, जिसको जीवन प्रत्याशा होती है, जीवन प्रत्याशा होती है, तो इसको देखेंगे कि जीवन प्रत्याशा से मतलब कि जीने की अवधि, कि भारतीय लोग कितना जीते हैं, एवरेज कितना जीते हैं, कि 65 साल या 70 साल, ये देखते हैं। फिर तीसरी चीज़ है कि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, वहाँ की जनसंख्या की स्वास्थ्य सेवाएं, वहाँ के लोगों को उस देश में कैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। इन तीनों चीज़ों को अगर हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे उस देश में, इनको आंकड़ों को देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो किन्हीं दो कंट्रियों की जनसंख्या की क्वालिटी को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उस देश की प्रोग्रेस को हम देख सकते हैं, किसके थ्रू, जनसंख्या की गुणवत्ता के थ्रू। तो अब आगे देखते हैं। उसी के अंदर सबसे पहले यहाँ पर देखिए वही बात आ रही है, शिक्षा की बात किया है तो शिक्षा क्या, जनसंख्या की गुणवत्ता की बात आती है तो सबसे पहले शिक्षा की बात होती है। तो शिक्षा के लिए हम देखिए, शिक्षा वही है जो एक समाज को, नित्य नए एक व्यक्ति को, एक बच्चों को शुरू से लेकर शिक्षा दी जाती है। फिर स्कूल शिक्षा होती है, स्कूल के बाद में कुछ शिक्षा होती है उसकी, कॉलेज शिक्षा, उसके अलावा फिर आगे उसको कुछ बिजनेस या ट्रेनिंग, कुछ स्पेशल सेक्टर में स्किल्स दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, हाई ट्रेनिंग होती है जो उच्च सेवाओं के लिए होती है। ये सब शिक्षा के एक क्षेत्र हैं, शिक्षा के एक डिफाइन अलग अलग रूप हैं, घर से लेके फिर ऊपर तक जब जॉब करता रहता है अभी ट्रेनिंग, वो भी एक शिक्षा है। तो इसी शिक्षा के अंदर हम अगर देखते हैं, और ये सब क्या, अपने राष्ट्रीय आय और देश की सांस्कृतिक, जो देश की प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। अगर देखा जाए ना, शिक्षा रूपी हथियार सबसे बड़ा हथियार है किसी भी समाज को, किसी भी देश को बदलने में। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं। ये देखिए देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, दो शिक्षित बच्चे हैं आप ही की तरह, एक लड़का लड़की, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे दिख रहे हैं, वेल ड्रेस दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। और देखिए अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर आंकड़े देखते हैं। देखिए कैसे आंकड़े देखे जाते हैं। आप बात हो रही थी कि हम साक्षरता दर की, कि सबसे पहले जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित होती है उस देश की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर से। तो साक्षरता दर को देखिए, जैसे आंकड़े हैं, साक्षरता दर देश की जनसंख्या की जो काउंटिंग होती है, जनगणना होती है, वो हर 10 साल से होती है। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर अच्छे से, देखिए 1951, 61, 71, 81 और 2011, मतलब जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी 2011। तो हर 10 साल पे जब जनगणना होती है तो इन आंकड़ों को हम एनालिसिस करते हैं, ये आंकड़े फिर से बन के आते हैं। तो 1951 में जब बात करते हैं तो देखते हैं कि, अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ब्लू वाला है वो ब्लू वाले क्या है, पुरुष, वो ब्लू वाले पुरुष टोटल व्यक्ति हैं, सॉरी, जो ब्लू वाले हैं वो टोटल व्यक्तियों को काउंट करते हैं। व्यक्तियों में रेड में पुरुष होते हैं और ग्रीन में महिलाएं। तो ब्लू है यहाँ पर लगभग देश में जब आज़ाद हुआ था उसके बाद में 1951 में जब जनगणना हुई थी, स्वतंत्र जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो उसमें देश में टोटल लिटरेसी रेट थी 19% के करीबन। उस लिटरेसी में थी, रेड वाला देखिए, पुरुषों की थी लगभग 28%, महिलाओं का देखिए ग्रीन लगभग 9%। तो काफ़ी कम थी, और पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में काफ़ी डिफरेंस था। फिर देखते हैं 2011 में, अभी 2011 में आ जाइए, तो टोटल ब्लू वाला देखिए, टोटल है लगभग 74% देश की लिटरेसी रेट। उसमें अगर हम देखें तो उसमें से पुरुष कितने हैं, तो पुरुष हैं रेड वाला मार्क लगभग 83% कितने हैं, पुरुष साक्षर हैं। और महिलाएं देखिए ग्रीन है, तो ग्रीन में देखेंगे लगभग 65% आज के टाइम में महिलाएं साक्षर हैं, 2011 के जो जनगणना थी उसके लेटेस्ट आंकड़ों के तहत। तो अभी काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। देखिए कैसे कितनी कम जनसंख्या थी 51 में, जो साक्षर थी ऐसी जनसंख्या काफ़ी कम थी, साक्षर पुरुष महिलाओं के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, वह डिफरेंस अभी काफ़ी कम है। काफ़ी देश की साक्षरता दर में ग्रोथ हुई है पिछले 60-70 सालों के अंदर, ये हमने देखा। आगे देखते हैं, और भी कुछ आंकड़े होते हैं, ये देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये आपसे
इन पे चर्चा करने के लिए बोल रहे हैं कि 1951 में कितनी थी, 91 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी, किस वर्ष सबसे अधिक जनगणना थी, कितनी साक्षरता दर रही, किस वर्ष पुरुष ज़्यादा साक्षर थे, किस वर्ष महिलाएं ज़्यादा थी। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। अभी आ रहे हैं यहाँ पर हम कुछ विद्यालय आंकड़े, वही हो रहे हैं कि वही क्रियाकलाप है। अच्छा, ये हम एक्टिविटी कर सकते हैं अपने स्कूल के अंदर भी। हम स्कूल के अंदर भी देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं। जैसे 1000 बच्चे हैं तो उसमें कितनी महिलाएं हैं और कितने गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, कितने बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, और कितने आंकड़े उनके आपस में देखते हैं कि इसका मतलब कितनी गर्ल्स एजुकेटेड हो रही हैं, कितने बॉयज़ स्टूडेंट एजुकेटेड हो रहे हैं। हम स्कूल में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये नीचे जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन दे रखा है, ये सारा जितना भी दे रखा है, ये टोटल वही दे रखा है। जैसे 2011 में देख रहा है कि कितना परसेंट रहा, कितना क्या रहा। अच्छा, उसमें देखिए सबसे ज़्यादा 2011 में अगर बात करें तो देश की लगभग देखिए जो मैंने बताया कि 74% थी देश की कुल साक्षरता दर, वही बात आ गई है बीच बीच में। तो अभी देखते हैं कि 2011 में ऐसा कौन सा स्टेट था जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी, तो वो था केरल। कौन सा था? केरला। इसको बात करें, केरला था सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, केरला की थी। यहाँ पर दे रखा है, ये बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं जब अपने इस लेसन का एंड करेंगे, लास्ट पार्ट में करेंगे, तो मैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको उनको एक साथ ब्रीफ करूँगा। आपको जो इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे, जो आपकी एग्ज़ाम के अंदर या फिर कंपटीशन के अंदर भी काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, काफ़ी काम आने वाले होंगे। तो इसके अंदर कुछ छाटे हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उनको वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, उनको हम एक साथ उनको भी डिस्कशन करेंगे। वो होगा हमारा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए आगे से, अब इसमें देखिए जो साक्षरता दर की गई टोटल पुरुषों में, तो उसमें कुछ और भी इसके अंदर सब टाइटल्स होते हैं कि अगर जितने बच्चे हैं टोटल साक्षर हैं भारत में, जनसंख्या कितनी है, तो उसमें अगर हम 6 से 14 वर्ष के बच्चे देखें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे कितने साक्षर हैं, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों कितने साक्षर हैं, उसमें कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, या मतलब कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं वो हैं। और उनमें कोई अगर कोई एजुकेटेड नहीं है तो उसके लिए देखिए, ये भारत सरकार ने एक सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे जितने भी हैं उनको सबको एजुकेशन दी जाए, प्रॉपर एजुकेशन। ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं, आंकड़े हैं अलग अलग। ये देखिए कुछ आंकड़े यहाँ पर भी दे रखे हैं। ये महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, विद्यार्थियों की, शिक्षकों की अलग अलग दे रखी है कि कितने नामांकन हुए। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरी स्कूल में कितने पढ़ रहे हैं, स्कूलों में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। ये अलग अलग है कि 1950-51 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके अलग अलग देखिए कि देश में कितने महाविद्यालय थे, उनमें कितने बच्चे पढ़ते थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कितनी थी, स्कूल्स कितने थे, शिक्षक कितने थे। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर दे रखा है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आंकड़े हैं, आंकड़े आप इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इसका थीम कि इस चैप्टर के अंदर मेन चीज़ किस पे फोकस किया गया है, क्या मानव संसाधन है, ये मानव संसाधन को अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैसे एक मानव पूंजी का निर्माण करेगा, और कैसे एक मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, जो भौतिक पूंजी होती है, पैसा होता है, डॉलर होता है, भूमि होता है, इन सबसे कई बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करती है, इनसे काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होती है, कैसे इनसे ज़्यादा देश के प्रोग्रेस में, देश की प्रगति में योगदान करती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कशन की, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट था जनसंख्या की, हम क्वालिटी की बात चल रही थी, तो उसमें सबसे पहले हमने शिक्षा के बारे में सब कुछ देख लिए, कुछ एनालिसिस किया। उसी में जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो होगी स्वास्थ्य। तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि स्वास्थ्य कैसे एक जनसंख्या की क्वालिटी को डिफ़ाइन करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। इसके साथ साथ मैं बताऊँ, जो लेट्स स्टडी का जो प्लेटफॉर्म है ये आपको डेडिकेट है सभी बच्चों को, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो मेरे साथी हैं उनके लिए। और हमारी कोशिश रहती है कुछ बेहतर करने का। अगर फिर भी अगर आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ बुरा लग रहा है, कुछ आपके सजेशन है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप पक्का कमेंट कीजिएगा। और साथ ही में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इसकी जो भी नेक्स्ट आए आपके सामने वीडियो, उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।